हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू आवर स्टडी। तो जगमोहन बोलोखरा की एचपीजी के सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम कुनिंदास के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हिमाचल के जनपद के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था हिमाचल के जनपद जैसे औदुंबराज हो गए, फिर त्रिगर्ता, कुलूता और कुनिंदास, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कुनिंदास के बारे में चर्चा करेंगे, बट इसमें हम कुनिंदास के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ये जनपद एंड हुए या फिर इनकी जो पावर है किस तरह से कम हुई या डिक्लाइन ऑफ पावर किस तरह से आया। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि कुनिंदास के जो है वो 3 सेक्शन भी नहीं कह सकते हैं, इनके 3 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है। एक तो 1000 से 1500 बीसी तक। बेसिकली ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये महाभारत के अप्रॉक्सीमेटली करीब का टाइम पीरियड है। यहाँ से वैदिक एज जो है वो चल रहा था, तो इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, लेटर वैदिक एज की बात यहाँ पर बेसिकली हो रही है। तो इनकी जो हिस्ट्री है वो रिटर्न हमें नहीं देखने को मिली, कहीं पर भी इनके रिटर्न अकाउंट बहुत ही कम मिले हैं। बट इसका हमने हिस्ट्री जो हमें इनकी पता चलती है वो हमें पता चलती है कॉइन्स के बेस पर। तो कॉइन्स के बेस पर ही हम इसकी हिस्ट्री को आज पढ़ते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो महाभारत में इन्हें जो है वो द्विज कहा गया, तो द्विज महाभारत में इनका नाम रखा गया और ये आर्यन से रिलेटेड माने जाते हैं और पांडवों की साइड इन्होंने महाभारत के युद्ध में ली थी। अब इसका भी एक कारण है पांडवों की साइड लेने का, क्योंकि अर्जुन के अधीन ये जो प्लेस आता था, अर्जुन के अंडर था ये प्लेस। तो अर्जुन के अंडर होने की वजह से अब इन्हें जो ऑब्वियस है कि पांडवों का ही साथ जो है वो देना पड़ना था। तो ये यहाँ पर कारण रहा और कुनिंदास के बारे में ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रही कि महाभारत के युद्ध में ये पांडवों की तरफ से लड़े थे। वहीं त्रिगर्ता की हमने बात की थी, तो त्रिगर्त के राजा सुशर्म चंद जो हैं वो कौरवों की साइड से लड़े थे। ठीक है, जहाँ पर हमने देखा था कि मत्स्य राज पर उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। उसी के साथ में दूसरा जो इसका हमने पार्ट में डिवाइड किया वो किया है 500 से 200 बीसी तक। तो इसके हमें सोर्सेस कहाँ से पता चलता है कि ये जो है इनके बारे में कुछ अकाउंट्स हमें देखने को मिलते हैं अष्टाध्यायी में। दूसरा हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला है, तो कालसी एरिया में जो है वो उसका हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है। तो कालसी कौन सा एरिया? जो यमुना और टोंस नदी के जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ के एरिया को कालसी कहते हैं और कालसी पर ही हमें अशोका का इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो ये स्टोन इंस्क्रिप्शन है अशोका का, आप इसे देख सकते हो यहाँ पर। तो इसमें जो लैंग्वेज है वो ब्राह्मी और पाली भाषा में ये लिखा गया। अब आप इससे क्यास लगा सकते हो क्योंकि अशोका खुद एक बुद्धिस्ट सेंट बन गया था, तो यहाँ पर इसके जो ये लैंग्वेज आएगी या फिर जो स्क्रिप्ट आएगी वो पाली आएगी, क्योंकि बुद्ध ने खुद अपनी जो है वो लोकल पाली में ही अपने प्रवचन दिए थे। तो ये जो है वो जॉन फॉरेस्ट ने इसे फाइंड किया था, इसे ढूंढा है, इस रॉक इंस्क्रिप्शन को ये 1860 के अराउंड इन्होंने ढूंढा था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अशोका का इंस्क्रिप्शन जो है वो जो कालसी में है वो किससे रिलेटेड है? तो आपको मेंशन करना है कुनिंदास से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा आ सकता है कि इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है? तो ब्राह्मी और पाली इसकी स्क्रिप्ट है। टाइम पीरियड 251 बीसी रहा है और कहाँ पर है ये कालसी? तो यमुना और टोंस नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी आप देख सकते हो कि इसका कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा कुनिंदास का। इस एरिया को क्या कहते थे? पुलिंद कहते थे और इन लोगों को अपरांत कहा करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज़्म और शैविज़्म को ये मानते थे, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तीसरी जो इनकी शाखा नहीं, तीसरा पार्ट जो है इनका वो 200 से 300 एडी तक चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें टॉलेमी ने इसे डिस्क्राइब किया है, अच्छे से बताया है। इनके बारे में बताया कि शक इन्वेजन यहाँ पर हुआ था, तो उन्होंने प्लेन एरियाज़ ऑक्यूपाई कर लिए और फिर जो कुनिंदास हैं उनके पास में जो माउंटेन एरियाज़ रह गए, तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। तो शक इन्वेजन की बात आ जाती है इसके बाद में। और फिर हम देखते हैं कि इनके जो कॉइन्स है वो 2 टाइप के हैं, एक अर्ली कॉइन्स है, बाद में एक लेटर कॉइन्स है। तो अर्ली कॉइन्स जो हैं ये कॉपर से बने हुए थे। ठीक है,
और इसके ऊपर कुनिंद वर्ड जो है वो लिखा गया है, और जिससे हमें पता चलता है कि कुनिंद वन अगर लिखा गया है तो इसका अर्थ ये हुआ, ब्राह्मी लिपि में ये है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये रिपब्लिक थे, यहाँ पर ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनकी हुआ करती थी। बट लेटर कॉइन से हमें ये 3 टाइप के इनके कॉइन मिले हैं, एक अमोघ भूति टाइप के मिले हैं, फिर अल्मोड़ा टाइप के मिले हैं, फिर छत्तीसवर टाइप के मिले हुए हैं। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अमोघ भूति टाइप जो है, सबसे पहला फर्स्ट हमारे पास ये कॉपर और सिल्वर के कॉइन यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो कॉपर या फिर सिल्वर के ये कॉइन्स हुआ करते थे, और इनके ऊपर जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, प्राकृतिक स्क्रिप्ट इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इनके ये जो कॉइन्स मिलेंगे ये इंडो ग्रीक्स को रिजेंबल करते हुए कॉइन्स हैं, और ये जो है वो इनके ऊपर नाम लिखा गया है जो है वो राजना कुनिंदस्य अमोघ भूतिस्य महाराजस्य। तो ये इसके ऊपर में इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें बुद्धिस्ट सिंबल भी देखने को मिलता है। तो ये इनके कॉइन्स है औदुंबर, ये जो कुनिंदास के अमोघ भूति टाइप के कॉइन्स हैं, ये 1st सेंचुरी BC के पास के हैं। तो इसमें जो गॉडेस लक्ष्मी है उसको शो किया गया है लोटस को पकड़ते हुए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो ये इनके कॉइन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी एक मृग या फिर एक हिरन की बात आती है तो वो भी इनके कॉइन्स पर बनाया गया है। तो ये जो अल्मोड़ा टाइप के कॉइन्स हैं इनकी बात करें तो ये कॉपर के बने हुए थे, और इनके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो लिखी हुई है। देखिए आपके जितने भी कॉइन्स होंगे इसका मेटल क्या है, किस चीज़ से बने हुए हैं, और दूसरा इनकी स्क्रिप्ट क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहता है। तो ये ब्रिटिश म्यूज़ियम ऑफ लंदन में जो है वो पाए जाते हैं। अब अभी आज की डेट में ये हमें ब्रिटिश म्यूज़ियम ऑफ लंदन में देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं छत्तीसवर टाइप के कॉइन्स की। तो ये जो है वो कुषाण कॉइन्स को रिजेंबल करते हैं। ठीक है, कुषाण कॉइन्स को रिजेंबल करते हैं, और शिवा होल्डिंग ट्राइडेंट, मतलब शिव जो है वो त्रिशूल को पकड़ते हुए इसमें दिखाया गया, आपको यहाँ कॉइन के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये जो लेजेंड भगवता छत्तीसवरा महात्मन को शो करते हैं, मतलब हमें यहाँ से पता चलता है कि शैविज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये छत्तीसवर इनके राजा का नाम हो, या फिर हो सकता है कि ये शिव को ही इन्होंने मेंशन किया गया हो। तो ये हमें इससे क्या पता चलता है कि यहाँ के जो रूलर्स थे कहीं ना कहीं ये अभी भी सोवर्जिनिटी इनकी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब कुनिंदास के बारे में हम कुछ और बातें कर लेते हैं। तो इसमें ये जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया। देखिए अब सिल्वर कॉइन्स जो थे इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज इनकी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है। और ये जो कॉपर कॉइन्स थे ये जो है वो ज़्यादा लोकल लोग यूज़ किया करते थे, इसलिए ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करते थे। ठीक है, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करती थी। इनके बीच में जो कॉइन्स में है हमें ज़्यादा करके ब्राह्मी स्क्रिप्ट यहाँ पर देखने को मिली। अब इनका जो डिक्लाइन ऑफ पावर हुआ है वो अराउंड 4th सेंचुरी AD में जाकर के हुआ है। ठीक है, हमने 300 AD तक की बात कर ली है। अब 4th सेंचुरी AD में यानी 400 AD में के आसपास जाकर के इनका एंड हुआ, जब समुद्रगुप्त जो है वो आ जाते हैं। समुद्रगुप्त ने क्या किया, सबड्यूट कर दिया था एंड ओवर पावर कर दिया ऑल दिस गण, ये जो छोटे छोटे संघ या फिर गण हुआ करते थे इनको जो है वो इन्होंने ओवर पावर कर दिया था। तो ये यहाँ पर रीज़न रहा कि इनका जो पार है वो एंड हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ समुद्रगुप्त के बारे में। तो इनकी जो है वो 2 पॉलिसीज रही है, एक दिग्विजय, एक धर्म विजय। इनकी बात करें तो जो दिग्विजय पॉलिसी थी ये नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अपनाई, और इसका मतलब था कि कॉन्क्वेस्ट भी करना है एरिया को और एनेक्सेशन भी कर लेना है, मतलब पूरा का पूरा पार इनके अंडर रहेगा। ठीक है, और जो धर्म विजय है ये साउथ में बनाया, और इसका मतलब सिर्फ कॉन्क्वेस्ट करना है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो कॉन्क्वेस्ट करना है, सिर्फ इसको एनेक्सेशन नहीं करना है, मतलब पूरा कंट्रोल इनको कहीं ना कहीं सोवर्जिनिटी ये दे देते थे। ठीक है, बट इनको समुद्रगुप्त के अंडर काम करना होता था, बट ये अपने एरिया के स्वामी खुद ही हुआ करते थे। बट इन केसेस में इसके जो दिग्विजय पॉलिसी है उसमें ऐसा नहीं होता था, कन्क्वेस्ट और एनेक्सेशन दोनों ही जो है वो समुद्रगुप्त के अंडर रहता था। तो समुद्रगुप्त ने बहुत से एरियाज को जीता, जैसे अचित्य ऑफ अहिछत्र इनके ऊपर विजय पाया, फिर नागसेन हो गए। पल्लवों के साथ में इनकी सीरीज ऑफ बैटल्स चलती रहती थी, तो पल्लव ऑफ कांचीपुरम इनको इन्होंने हराया है। ईस्ट बंगाल हो गया, असम, नेपाल, पंजाब, राजस्थान, अवंतिका किंगडम, तो ये सारा का सारा इनका एरिया हुआ करता था, इन्होंने सारा विजय कर लिया था ये।
ठीक है। इन्होंने एक राट और राजा चक्रवर्ती जैसे टाइटल्स लिए हुए थे। इनको इनविंसिबल इन बैटल भी बोला जाता था। और ये ब्रिलियंट कमांडर हरिसेन इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है इनको ब्रिलियंट कमांडर। तो हरिसेन इंस्क्रिप्शन कहाँ है? आपको प्रयाग में देखने को मिलेगा। हिंदी में जैसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। अच्छा, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, बट आपके लिए क्वेश्चन है कि किसने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ में ही आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सेज विश्वामित्र के डिसेंडेंट हिमाचल में थे, तो वो कौन से थे, कौन से जनपद थे, आपको ये बताना है। ठीक है, सेज विश्वामित्र के बारे में। और एक क्वेश्चन है आपके पास कि मावी और मवानास, ठीक है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। मावी और मवानास के डिसेंडेंट कौन थे, तो ये भी आपको बताना है कौन सा जनपद था जो कि मावी और मवानास का डिसेंडेंट था। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। मावी और मवाना का जो डिसेंडेंट है वो कुनिंदास को ही कहा जाएगा। ठीक है, कुनिंदास को ही कहा गया। बट आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, मैं आपके लिए बहुत सी चीज़ें जो है वो ढूंढ के लाती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हिमाचल की हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं वो टफ़ है। वो टफ़ इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में इसके लिंक्स नहीं बनाए गए हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैंने मॉडर्न बोल दिया, बट जो इंडियन हिस्ट्री है उसके साथ में इसके लिंक्स नहीं बनाए गए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इन चीज़ों के साथ में लिंक्स इस्टेब्लिश किए जाएँ और आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। तो आप जो है वो आपके लिए, अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।